नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 73वीं बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने एक बैच अनाउंसमेंट किया है, जहां पे प्रॉपर सभी सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज इसी डेमो के रूप में आज का जो आपका क्लास होगा वह इकोनॉमिक्स की क्लास, यानी कि जहाँ पे हम अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, हमारा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत बेसिक चीजों को समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्लास आपका आगे बढ़ेगा। उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, हम लोग टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को समझने से पहले हम कुछ चीजों को यहाँ पे जानेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। एक तो हमारे पास है अर्थव्यवस्था और एक वर्ड हमारे पास आता है अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए दोनों वर्ड में आपको कुछ चेंजेस दिखेगा, एक व्यवस्था है, दूसरा एक शास्त्र है। अब क्या इसमें चेंजेस, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। कभी इसका नाम सुने हैं, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र? इसके बारे में आप क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ते हैं जी, नहीं, आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमी। और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो यानी कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ रहे, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने, क्या पढ़ रहे हैं आप? अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और यही अर्थव्यवस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है और अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए। अगर आपको परिभाषा पता है तभी तो आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। अभी आपको इसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था संधि विच्छेद पढ़े है ना व्याकरण में, शब्द को तोड़ना पड़ता है। तो शब्द को यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ देंगे हम लोग। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, मतलब पैसा, ये तो सबको पता है। क्लियर? व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज को प्रॉपर वे पे चलाना। जैसे आप पढ़ते हैं तो पहले व्यवस्था करते हैं ना, हमें पढ़ने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप व्यवस्था करते हैं ना। तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। लेकिन किस चीज की व्यवस्था करना है? ये जो धन है ना, इसको व्यवस्थित करना वास्तविक रूप से। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि धन को जो है ना, धन को आपको वास्तविक रूप से यहां पर आपको मैनेजमेंट करना है। यानी कि धन क्या है, इसका उपयोग कहां पे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सभी चीजों की चर्चा हम यहां पर करते हैं। जैसे आपके पास एक डेफिनेशन है, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जिसके माध्यम से कोई देश अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग और नियोजन करके उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, निवेश तथा रोजगार जैसी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये? इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये जो हमारा अर्थ प्लस व्यवस्था है, ये कर क्या रहा है? अब जैसे आपके पास पैसा आया, ठीक है, आप इसको कहां व्यवस्थित कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? उपभोग में, उत्पादन में। इसका मतलब हमें उत्पादन क्या करना है? अभी मान चलिए अभी हमने आपको 500 रुपए दिए, तो आप 500 रुपए में क्या कीजिएगा? उपभोग कीजिएगा, उत्पादन कीजिएगा। अब ये अर्थ, ये पैसा, पैसा व्यवस्थित कर रहे हैं ना, उत्पादन में करेंगे या उपभोग में करेंगे या फिर हम निवेश करेंगे, है ना?
पैसा इसी पे तो काम करता है ना। उपभोग कीजिए। कहीं पे हम क्या किया, हमने पेन खरीद लिया, आपने खाना खा लिया, हमने आपको दिया 500 रुपए, जाके आपने खाना खा लिया, तो आपने पैसा क्या किया, उपभोग किया ना, कंज्यूम कर लिया पैसा को। पैसा डायरेक्ट तो नहीं खा लिया आपने, पैसा आपने वस्तु को खरीदा तब आपने खाया। यही अर्थव्यवस्था है। वैसे ही सरकार क्या करती है, हमें उत्पादन, उपभोग, निवेश। उत्पादन किस चीज का करना है, उपभोग किस चीज का करना है, और निवेश किस चीज का करना है। तो यहां पर हमारा एक वर्ड आता है संसाधन। सुने इसके बारे में कभी, रिसोर्सेस। क्या होता है संसाधन? ठीक है, आप बताइए। संसाधन देखिए क्या होता है, एकदम आसान भाषा में देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको हार्ड बना दिया गया है। संसाधन जिस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे उपयोग के लिए हो, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता हो। अभी आप जिस बेंच पे बैठे हैं, ये बेंच किसका बना हुआ है, लोहा और लकड़ी का। लकड़ी कहां से आया, जंगल से। जंगल में क्या मिलता है, पेड़। पेड़ क्या बना हमारे लिए, संसाधन। तो हमने क्या किया, लकड़ी का बेंच बना लिया, हम बैठ गए। पेड़ हमारा संसाधन है, जंगल हमारा संसाधन है। लोहा की बात करें, माइनिंग किया था हमने, खनन किया ना, और खनन करने के बाद हमें जो पदार्थ मिला, जो खनिज मिला, हमने क्या, लोहा बनाया। आज देखिए काम हमारा आ रहा है। तो संसाधन क्या होता है, संसाधन का मतलब जो आपके उपयोगिताओं को पूरा करता हो। जब भी कोई पूछे ना संसाधन, तो सीधे बताइएगा कि देखिए संसाधन जो आपकी नीड्स को फुलफिल करता हो, जो आपकी आवश्यकताओं को फुलफिल करता हो, उसको क्या बोलते हैं, संसाधन। अब इसी में क्या है कि सरकार कैसे संसाधन को यूटिलाइज करेगी, किसके लिए, जनता के लिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं ना हम, अपनी अर्थव्यवस्था तो नहीं पढ़ रहे, देश की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था को कौन चलाता है, सरकार। तो इसका मतलब याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे अर्थव्यवस्था का मतलब, तो पहला इन सभी चीजों को देखने के बाद हमें सबसे पहले समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है हमारा, अर्थ का मतलब क्या है, धन। संपत्ति नहीं, धन मतलब पैसा। संपत्ति अलग टर्म में यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो स्टूडेंट बन गए, आप छात्र है ना, घर जाइएगा तो क्या बनिएगा, बेटा, किसी के लिए दोस्त। तो हर शब्द का अलग अलग जगह पे यूज होता है ना, एक ही चीज का। वैसे ही इकोनॉमिक्स में क्या ना, हर एक चीज का अलग अलग यूटिलाइज होता है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला, धन, पैसा। अब पैसा को व्यवस्थित करना है, तो धन की व्यवस्थित करने वाली चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था। तो किसमें व्यवस्थित करना है, कि जो हमारा संसाधन है, कौन सा संसाधन, जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास मौजूद है, उसको ऐसे उपयोग करना, ऐसे नियोजन करना है जिससे उत्पादन भी हो, उपभोग भी हो, विनिमय भी हो, निवेश भी हो, और क्या मिले लोगों को, रोजगार मिले। यही तो व्यवस्था है। जैसे आपके पास पैसा आया, आपने इंडस्ट्री खड़ा किया, तो आपने क्या किया, रोजगार उत्पन्न किया ना, लोग रोजगार करने आएंगे ना, तो ये हमारा क्या बन गया, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक वास्तविक स्वरूप है, किसका, पूरे के पूरे देश का, जो बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था है। पढ़ते होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पढ़ते हैं ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, आपने अभी हाल ही में एक अर्थव्यवस्था है, ऑरेंज इकोनॉमी का नाम सुने आप लोग, ऑरेंज अर्थव्यवस्था। अभी न्यूज में था, क्यों, इस बार जो बजट पेश हुआ ना, बजट में यूज किया गया था ऑरेंज इकोनॉमी। मतलब ये जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। क्योंकि ये जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, इससे इनकम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में इनका एक सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारी सरकार ने जिस अर्थव्यवस्था की बात की, उस अर्थव्यवस्था का क्या नाम है, ऑरेंज इकोनॉमी। इसको लिख लीजिएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए है, जो यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ना आप लोग, जो कंटेंट देते हैं, डिलीवर करते हैं आपको, उनको पैसा मिलता है ना, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। अच्छा, एक और इकोनॉमी है, एक और अर्थव्यवस्था है जिसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, गिग अर्थव्यवस्था। ये बहुत न्यूज में है, गिग अर्थव्यवस्था। स्विगी जोमेटो का नाम सुने हैं, रैपिडो का नाम सुने हैं, ये सब क्या है, गिग इकोनॉमी का हिस्सा है।
मतलब कैसे? जैसे आप यहां बैठे हैं, सेवा दे रहे हैं ना, नौकरी मिल रहा है ना आपको, तो आप यहां बैठे, आपको जॉब करना है पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम के लिए जो आप काम करते हैं, स्विगी में, जोमैटो में काम करते हैं, रैपिडो में, तो ये सब क्या है? गिग इकोनॉमी का हिस्सा है, क्योंकि इससे भी क्या होता है? इनकम जनरेट होता है। क्लियर? तो अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का नहीं होता, अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सब में कॉमन क्या रहता है कि हमें क्या करना है? उत्पादन। क्लियर? क्या करना है? उपभोग। क्या करना है? विनिमय। फिर क्या करना है? वितरण, निवेश, और क्या करना है? रोजगार उत्पन्न करना है। इन सारे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक गतिविधि। क्या? विनिमय का मतलब एक्सचेंज। इसका मतलब होता है कि आपको ये पेन चाहिए, ठीक है, हमने कहा इस पेन का दाम है 100 रुपए, आपने हमें 100 रुपए दिया, हमने आपको ये पेन दिया, ये हो गया विनिमय, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। पहले हमारे यहाँ चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, नाम सुने इसका? वस्तु विनिमय प्रणाली, कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना। तो गिग इकोनॉमी समझ गया ना? तो गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी वर्तमान में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, जिसमें आपका स्विगी, जोमैटो, रैपिडो, ओला, उबर, ये सभी क्या है? गिग इकोनॉमी के हिस्सा है। और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं गिग वर्कर। क्लियर? अब सोचिए ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब मानिए एक ए नाम का व्यक्ति है, ये नल्ला है, ये कुछ नहीं करता था, पहले खाली बैठता था। इसका फ्रेंड आकर के बोला, भाई तुम्हारे पास बाइक है? बोला हाँ बाइक है। तो भाई एक काम करो, तुम 5 घंटे रैपिडो में काम करो ना। अब ये क्या किया भाई? रैपिडो में काम करना स्टार्ट किया, 5 घंटे काम किया, 5 घंटे में इसने क्या किया? 2000 रुपए कमा लिया। तो बताइए अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। तो गिग इकोनॉमी का ये हिस्सा बन गया। आप सोचिए ना, आपको यहां से कहीं जाना है, स्टेशन जाना है, आपने रैपिडो बुक किया, आपने उसको पैसा दिया, जो व्यक्ति पहले बैठा हुआ था उसको रोजगार मिल गया, तो क्या बन गया? गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। इसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। अभी आगे हमारे पास और आएंगे। तो अर्थव्यवस्था समझ गया ना? पैसा को मैनेजमेंट करना है, इसी को बोलते हैं क्या? अर्थव्यवस्था। क्लियर? नोट्स के लिए घबराना नहीं है, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, लिखवाएंगे भी आपको। अभी पहले हम थोड़ा सा कहानी सुनाएंगे और फिर कुछ देर बाद लिखवाएंगे, ये सारा चीज लिखवाएंगे आपको, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है? देखिए उसके बाद आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा आपको प्रॉपर। अब आइए अर्थशास्त्र। अभी आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा, अब क्या आ गया हमारे पास? अर्थशास्त्र। अब फिर बताइए अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत, थ्योरी। थ्योरी पढ़ते हैं ना? थ्योरी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पढ़ना। तो हम यहां पर अर्थशास्त्र में किसको पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं यहां पर, लेकिन इसका यूटिलाइज कहां कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था में। क्लियर? अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। किसके सिद्धांत? धन के सिद्धांत, है ना? एडम स्मिथ का नाम सुने हैं? है ना? अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनका एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने अपने बुक में, अगर हम यहाँ पे एडम स्मिथ की बात करें, इन्होंने अपने बुक में वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम कहते हैं धन का सिद्धांत, धन का सिद्धांत, इस पे उन्होंने धन के बारे में ही तो बताया था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि धन का सिद्धांत, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। ज्यादा नहीं, 1776 में उन्होंने ये बुक लिखा था धन के सिद्धांत के बारे में, जहां पर धन को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में उन्होंने ये बताया था। तो अर्थशास्त्र क्या है? जहां पे धन के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, इसके थ्योरी को पढ़ते हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकल कहां यूटिलाइज करते हैं इसको? हम अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब पूछेगा वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने, 1776 में लिखा था इन्होंने। लेकिन अब आपको हम एक नया चीज सिखा रहे हैं। आपने अदृश्य हाथ का नाम सुना? इनविजिबल हैंड। ये बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट है। किसका? एडम स्मिथ का। इन्होंने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था अदृश्य हाथ का। अदृश्य हाथ। अब सुन के लड़ा, सर ये क्या आप बोल रहे हैं? ये हमने नहीं कहा, अर्थशास्त्र के जो फादर है, जो पापा हैं, वही तो कह रहे हैं ना। अब ये क्या है? अदृश्य हाथ। जबकि सब कोई डेली देखता है इसको, डेली आप लोग, हम लोग सबको यूटिलाइज करते हैं। अब समझिए, जैसे मान के चलिए कोई एक, जैसे अब ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल बहुत महंगा है, ये मान के चलिए 5,000 का बॉटल है, हैवी प्राइस है ना। क्या आप इसको खरीद सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम इतना प्राइस क्यों दे भाई। लेकिन क्या हुआ, ये जो बॉटल बिक रहा है, कहां बिक रहा है? बड़े बड़े शोरूम में बिक रहा है ना। लेकिन आप जैसे गेट के बाहर निकले, बाहर में एक व्यक्ति बोतल को बेच रहा है, मात्र कितने में? 500 रुपए। वही चीज है, जैसे आप शोरूम में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, कहते हैं वो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, हमको ली का कपड़ा चाहिए, हमको रेंगलर का जींस चाहिए, तो जब शोरूम में जाएगा तो बहुत महंगा मिलेगा ना आपको, लेकिन आपको पहनना है। आपने कहा नहीं हम पहनेंगे तो मतलब रेंगलर का जींस ही पहनेंगे, लेकिन आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप 5,000 का जींस पहन पा रहे, नहीं ना पहन पा रहे। तो आपको क्या मिला कि बाहर में जो है एक व्यक्ति होलसेल लगाया है, ये रहा वेंगलर का जींस, जो कितने में मिल रहा है? मात्र 1,500 में। वही जींस है, रेट कम हो गया ना। तो अदृश्य हाथ का मतलब क्या था? ये जो आप हॉकर्स वगैरह देख रहे हैं ना, जो बेचता है चाय वगैरह सारा चीज, जो आपके चीजों को पूर्ण करता हो, जिनका योगदान अर्थव्यवस्था में दिख तो रहा है, लेकिन ये अदृश्य है। ये अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। अब बाहर जाइएगा चाय पीने के लिए, आप रेस्टोरेंट में चाय पीजिए, वो तो दिख रहा है ना आपको, रेस्टोरेंट में सरकार देख रही है उसको, लेकिन ये जो व्यक्ति बाहर चाय पिला रही है आपको दिख रहा है? नहीं ना। इसी को बोलते हैं अदृश्य हाथ। जितने भी छोटे छोटे हॉकर जो ठेला वगैरह पे खाना बेचते हैं, जो ठेला पे चाय बेचते हैं, ये सभी क्या है? अदृश्य हाथ है, इनविजिबल हैंड है। ये थ्योरी भी किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया। इन्होंने कहा जो छोटे छोटे हॉकर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो बाहर में बेच रहे हैं, ये सभी क्या है? अदृश्य। क्लियर? तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था समझ गए, ठीक है। लिखिए एक बार अर्थशास्त्र के बारे में, लिखिए अर्थशास्त्र के बारे में, लिखिए अर्थशास्त्र। जहां पे देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आए, प्रॉपर बोलिएगा, फिर से रिपीट करेंगे उसको, ठीक है। लिखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र धन के सिद्धांत, धन के सिद्धांत, धन के सिद्धांत पर आधारित है, धन के सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। क्योंकि 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 सीमित संसाधन के कारण, सीमित संसाधन के कारण, सीमित संसाधन के कारण, सीमित संसाधन के कारण हमें किस प्रकार, हमें किस प्रकार, हमें किस प्रकार संतुष्टि के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर कार्य करना है, कार्य करना है या अध्ययन करना है, कार्य करना है या अध्ययन करना है, कार्य करना है या अध्ययन करना है, इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं, इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ, अभी
हमने कहा संसाधन, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता इकोनॉमिक्स में जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा काम करना बेसिक वर्ड होता है। अब आपको अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में समझ में आ रहा होगा। अब उस तीनों चीजों को हम यहाँ पर मिलाएंगे। अभी आपने अलग अलग पार्ट बाई पार्ट पढ़ा ना आपने, अब इसको मिलाते हैं हम लोग। जो फिगर बनाएंगे वो फिगर आप लोग बनाइएगा साथ में। हमारे पास क्या है? संसाधन। संसाधन कहने का मतलब क्या? जो रिसोर्सेस हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अर्थशास्त्र के संदर्भ में, यानी कि जहां पर हम अर्थ शास्त्र की बात करेंगे, इसके संदर्भ में देखते हैं संसाधन को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन यानी कि पैसा। और शास्त्र का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत। तो किसके सिद्धांत को? धन के सिद्धांत। मतलब धन हमें ऐसे और कहां किस प्रकार खर्च करना है, इसका अध्ययन करना है। कि धन हमें संसाधन पे किस प्रकार खर्च करना है, इसका अध्ययन करना, इसी को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। क्लियर? अब मर्ज हो गया ना संसाधन के साथ ये। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि ये जो धन है, ठीक है, इस धन के सिद्धांत को कैसे संसाधन पे खर्च करना है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र बोलते हैं। मतलब उपभोग के स्तर पे, क्लियर, उत्पादन के स्तर पे, ठीक है, निवेश के स्तर पे, जैसे आते उपभोग, कंज्यूम करना। सरकार चाहेगी ना कि किस पर हम खर्च करें जो सभी के लिए बराबर हो, सब कोई कंज्यूम कर सके। पता चला कि सरकार ने सिर्फ बोला कि नहीं, काम करते हम सिर्फ चावल दाल चलाते हैं। क्या हर कोई चावल दाल खाता है? रोटी भी तो लोग खाते हैं। तो यानी कि हमें संसाधन, ये हमारा संसाधन ही तो है, चावल दाल, ये सब क्या है? संसाधन है ना। इसको यूटिलाइज करना कैसे कि सबके पास बराबर पहुंचे, सब इसका उपभोग कर सके। इसी को क्या करना? अध्ययन करेंगे तभी तो कर पाएंगे। जब तक आप किसी भी चीज को पढ़िएगा नहीं, क्या उसको आगे बता पाइएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? धन के बारे में। क्लियर? तो संसाधन क्या हुआ? अर्थशास्त्र। इसी को इकोनॉमिक्स, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्लियर? याद रखिएगा आप, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब यही फिर बाद में दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सुने ना, और एक को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बड़ी अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो मतलब छोटी अर्थव्यवस्था और मैक्रो मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था। क्लियर यहां तक? अभी ये सभी वर्ड हमारे पास आगे आएगा। तो संसाधन क्या है? हमारे पास जो भी चीजें हैं उसको यूटिलाइज करना है। किस माध्यम में? अर्थशास्त्र के माध्यम में। अर्थ यानी कि कैसे मैनेज करना है, कितना खर्च करना है, कहां पे कैसे करना है, इन सभी चीजों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया? यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, इसको बनाना चाहिएगा कि समझ गए? ये फिगर बना लीजिएगा। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, ये धन है, ये सिद्धांत है। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बहुत देखिए एकदम इजी वर्ड पे लेकर के चलेंगे इसको हम लोग। ये संसाधन है, ये अर्थशास्त्र है, ये आपका धन का सिद्धांत, कैसे कहां पर क्या हमको यूटिलाइज करना है। क्योंकि अब थोड़ा इकोनॉमिक्स का वेटेज बीपीएससी में बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलिए, हो गया। अब आइए इसी को लेकर के, संसाधन को लेकर के
अर्थव्यवस्था में। आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, सिद्धांत। अब ये बताइए, क्या अब आप इसके ऊपर काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? क्या पढ़ने से काम चलेगा? नहीं ना, इसको हमें प्रैक्टिकल काम भी तो करना है। तो अब संसाधन में हम जोड़ते हैं अर्थव्यवस्था। अब प्रैक्टिकल काम करना है, आपने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, अब प्रैक्टिकल करना है। कैसे प्रैक्टिकल करना है समझिए। जैसे हमने कहा ये कोयला, कोयला क्या है? संसाधन है ना। कोयला हमारा क्या हो जाएगा? संसाधन। अब सोचिए, ये कोयला हो या फिर हमने कहा कोई भी और चीज आप ले सकते हैं। अब ये सरकार क्या चाहेगी? कोयले को ऊपर ऐसा काम कीजिए, इतना खर्च कीजिए कि इससे रोजगार भी मिले, है ना, और हमारा जो इकोनॉमी वो भी आगे बढ़े। इसका मतलब सोचिए, ये जो कोयला है, सरकार ने क्या किया, किसी ABCD नाम की कंपनी को दे दिया कि आप इसके ऊपर काम करो। अब ये कंपनी जब इसके ऊपर काम करेगा, सोचिए ये सिद्धांत था, अब ये काम कर रहा है। कंपनी जब इसके ऊपर खर्च करेगा कोयला के ऊपर, तो वर्कर लगेगा कि नहीं लगेगा? वर्कर लगेगा, लोग काम करेंगे, तो क्या होगा? इकोनॉमी जनरेट होगा ना। अब देखिए, थ्योरी अब प्रॉपर यहां पे काम कर रहा है। यहां पर इन्होंने कहा कि भैया हम उत्पादन, उपभोग किस पर करें? उत्पादन किस चीज का करें? निवेश किस पर करें? तो अगर आप कोयला पर निवेश करते हैं, अगर आपने कोयला के ऊपर निवेश किया, तो बताइए यह कोयला आपको रोजगार देगा कि नहीं देगा? निवेश किया ना, किसने निवेश किया? कंपनी ने, है ना, हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियां। अब उत्पादन, कोयला का उपयोग कहां हो सकता है? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, है ना। अब ये देखिए वास्तविक रूप से काम कर रहा है ना, हमने यहाँ पे सोचा, इसका यूटिलाइज कर लिया, यही हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो ये हमारा था अर्थव्यवस्था। लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था के बारे में भी लिख लीजिए एक पॉइंट। देखिएगा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की वास्तविक, वास्तविक क्रियाएं होती है, वास्तविक क्रियाएं होती है जो जो उपभोग, जो उपभोग, उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिवेश, विनिवेश, विनिवेश के द्वारा, विनिवेश के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया। चलिए, तो क्लियर हो गया अर्थात अर्थव्यवस्था। अब तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लगा कि हमारे लिए हार्ड, ये जो वर्ड है वो हार्ड है नहीं ना, तो आप समझिए ना, आप क्या पर, आप प्रॉपर इकोनॉमी पढ़िएगा, ठीक है। अब इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम इकोनॉमिक्स में फिर से एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अर्थशास्त्र, अभी आपने पढ़ा ना अर्थशास्त्र, इसके कुछ ब्रांचेस हैं। अभी हमने कहा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को कहते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, छोटी अर्थव्यवस्था। अब क्या होता है छोटी अर्थव्यवस्था? बड़ी बात है ये, मतलब अभी हमने कहा कि चलो भाई अर्थशास्त्र है, इसकी कुछ ब्रांचेस है, इसकी कुछ शाखाएं हैं। एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स समझिएगा, जहां पर यह किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक फॉर्म के बारे में अध्ययन करता हो। क्लियर? जहां पर किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में और एक फॉर्म के बारे में जब इसको अध्ययन करता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब एक आसान भाषा में, जहां पर हम
सबसे जहां पर हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई, तो देश की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला परिवार, एक छोटा सा फॉर्म। क्लियर? तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक, छोटे लेवल। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, है ना? तो छोटी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई की जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? जहां पर हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहां फिर आ गया ना अध्ययन, मतलब सिद्धांत को ही तो देख रहे हैं ना हम लोग। यहां पर ये सिद्धांत ही तो है। अभी कैसे लिखा जाएगा? अगर कोई आपसे पूछ रहा बताओ अर्थशास्त्र क्या है, तो आपने कह दिया हाँ, यहाँ पे धन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। एक एडम स्मिथ नाम का व्यक्ति था जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा, जिनमें इन्होंने क्या किया? एक सिद्धांत दिया कैसे धन को मैनेजमेंट करना है, कैसे धन के बारे में आगे बढ़ना है। और इसी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। इसी व्यष्टि को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र। लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं, दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। एरो दे दीजिएगा, एरो दे दीजिए। लिखिए इसमें देश की सबसे छोटी इकाई, इसमें देश की सबसे छोटी इकाई, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फॉर्म का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सबसे छोटी इकाई अध्ययन किया जाता है। क्लियर? सबसे छोटी इकाई यही होगा ना हमारा, एक व्यक्ति, एक फॉर्म। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां से क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा अर्थशास्त्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह देश की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही। यह एक व्यक्ति, एक फॉर्म, एक परिवार का अध्ययन करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक और दो दोनों। काम खत्म। सबसे छोटी का यही तो होगा, एक व्यक्ति, एक फॉर्म। इसी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, दैट मींस सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? समष्टि। समष्टि के सुन के क्या लग रहा है? बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि मैक्रो। बड़ी कैसे? किसी देश के स्तर पर, देश के स्तर पर जहां पर हम बात करते हैं जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इसकी चर्चा करते हैं ना, जहां पर इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि देश का जीडीपी कितना है, पढ़ते हैं ना। लेकिन सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का इनकम कितना है? अब देखिए, अब इसको मैच कीजिए। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का इनकम कितना है, एक परिवार का इनकम कितना है, लेकिन समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण देश का इनकम कितना है? जीडीपी पढ़ते हैं ना, जीडीपी रेट हमारा इतना है, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना है, प्रति व्यक्ति आय। तो जब बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे पढ़ते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समष्टि अर्थशास्त्र। आसान भाषा में बड़ी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा।
क्लियर? तो जब भी कोई पूछेगा समष्टि अर्थशास्त्र, इसका मतलब सीधी सी बात है, जब देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो भैया बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इसका मतलब जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, एनएनपी, पढ़ते नहीं ये सब, एनडीपी, इन सभी चीजों का अध्ययन कहां करते हैं हम लोग? बड़ी अर्थव्यवस्था में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। हमारा राष्ट्रीय यही तो है, देश का इनकम यही से तो आता है। पर कैपिटा इनकम क्या है आपका, जीडीपी क्या है आपका, एनडीपी क्या है आपका, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग आगे राष्ट्रीय में। इसी को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जहां पर हम एक पूरे देश की बात करते हैं कि देश का इनकम कितना है, देश का जीडीपी कितना है, इसी को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? लिख लीजिए, इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था जिसमें जीडीपी, जीडीपी कॉमा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और बड़ी व्यवस्थाओं का, बड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर? ये हमारा क्या बन गया? समष्टि अर्थशास्त्र। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत समझने में? क्लियर? तो जब भी कोई पूछेगा एकदम अब सब भूल जाइए, दिमाग से सब निकाल दीजिए। अब दो बात याद रखिएगा कि अच्छा हमको सर बताए थे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र धन के सिद्धांत का बात करता है, पढ़ने की बात करता है, पहले पढ़ो हमको तब यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज कहां होगा? अर्थव्यवस्था में। तो अर्थशास्त्र फिर दो पार्ट में बट गया, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है, समष्टि व्यष्टि यानी कि छोटी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था, माना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की बात करते हैं जहां पर सबसे छोटी इकाई, एक व्यक्ति एक फर्म कितना इनकम कमाया, कितना क्या क्या, उसी का अध्ययन करेंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो क्या होगा? एक बड़ी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रॉपर देश के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पता है अर्थव्यवस्था में क्या सबसे बड़ी चीज क्या? हर एक चीज आसान है, वर्ड बहुत आसान है, पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बना दिया गया है इसको। लेकिन इतना कहते हैं कि हमारी क्लास में आपको अर्थव्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, और इस क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप क्लास क्वेश्चन भी कीजिएगा। यहां पर आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे डील करेंगे, वो सभी चीजें प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहीं जाने की दरकार नहीं है, एकदम बने रहिए साथ में। फिर क्वेश्चन आपको, और एक चीज और, क्वेश्चन बनाना भी आपको सिखा दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि पीटीए क्वेश्चन लगातार देखें कैसा बन रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। अगर सोचिए ये क्वेश्चन बनाना अगर आप सीख जाइएगा तो कैसा लगेगा, इजी हो जाएगा ना। तो सब चीज प्रॉपर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दो चीज समझ गए। अर्थशास्त्र को दो पार्ट में था, समष्टि और व्यष्टि। अब आइए अर्थव्यवस्था, पढ़ते हैं ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन है? एक नाम आता है हमेशा अमेरिका, एक नाम आता है आपका जापान। भाई ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों है? पढ़ते हैं ना, अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो क्यों है बताइए? ठीक है, और कुछ? ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये जो पॉइंट आना चाहिए तो वो पॉइंट नहीं आ पा रहा है। आप क्या है सही रहे, आप बताइए। पूंजीवादी, अब इसको आसान भाषा में समझिए, ये सब हटाइए। मतलब अमेरिका और जापान, पैसा तो है, क्यों है पैसा समझिए आप। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? यहां पर सभी चीजें प्रॉपर, जो चीजें वो प्राइवेट लोग यहां पर देखते हैं।
सरकार है, लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रॉपर काम कौन करता है? प्राइवेट लोग, निजी लोग, जिसका काम है हमें भैया सिर्फ क्या कमाना है? लाभ। ये सिर्फ लाभ की दृष्टि से काम करते हैं। अमेरिका लाभ की दृष्टि से काम करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो अगर हम यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर हम यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर लाभ की दृष्टि से काम किया जाता है और पूरे देश का मैनेजमेंट अर्थव्यवस्था का, यानी कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ये प्रॉपर किसके हाथ में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में है, निजी लोगों के हाथ में। सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करती है इनके बीच, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ये प्रॉपर किसके हाथ में है? निजी व्यक्ति के हाथ में, जो प्राइवेट लोग हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि अमेरिका में सरकार है, लेकिन प्रॉपर अमेरिका को चला कौन रहा है? पूंजीवादी लोग, प्राइवेट लोग। इसी को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका क्या है? एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है ना। यहां पर सिर्फ आपको देखिए, सरकार भी है यहां पर, सरकार का काम है सिर्फ नियम बनाना। सरकार कहती है भैया हमको चाहिए लोन, हमको चाहिए पैसा, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, तुम पैसा कहीं से कमा के ला कर दो। बोला ठीक है। अब एक एग्जांपल समझिए कैसे। जैसे ये XYZ अमेरिका की कंपनी है, क्लियर। इसका काम है पेन को बनाना, ठीक है। यहां पर फिर ABCD कंपनी भी है। इस तरह मान के चलिए 10 कंपनी यहां पर है अमेरिका में, जो प्रॉपर अमेरिकन कंपनी है। एप्पल वगैरह है ना, अमेरिका की कंपनी है। अब इसने क्या किया? इस मार्कर का प्राइस रखा है 1000 रुपए। इस मार्कर का प्राइस 1000 रुपए। इसने क्या किया? इसी मार्कर का प्राइस रखा है 1500 रुपए। एक और कंपनी आया, उसने कहा कि मेरे मार्कर का प्राइस है 2000 रुपए। तो बताइए आपको क्या अंतर दिख रहा है इसमें? प्राइस क्या सबका सेम है? नहीं ना। इसका मतलब सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, प्राइस अलग अलग है। जिसका जितना प्राइस होगा, सरकार को उतना ही तो टैक्स मिलेगा वहां पे, तो सरकार को फायदा ही तो होगा। तो सरकार कहती है आप अपना उत्पादन करो, जो प्राइस रखना है रखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस हमको सही टाइम पे क्या मिल जाना चाहिए? टैक्स, कर मिल जाना चाहिए। तो ये सभी चीजें कौन है? प्राइवेट कंपनी ही तो कर रहा है, निजी कंपनी ही तो कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ लाभ। क्योंकि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, यही तो अमेरिका है, क्लियर। तो जब भी कोई पूछे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो आसान भाषा में बोलिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो प्रॉपर प्राइवेट लोग यानी कि निजी लोगों के हाथ में ये व्यवस्थाएं होती है, जिनका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है, क्या? हमें क्या कमाना है? लाभ कमाना। यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा? अमेरिका, जापान, ये सभी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पार्ट। क्लियर, ये समझ गए। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं ना। अब आइए समाजवाद। क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था? जो समाज के उद्देश्य, सही बोल रहे हैं आप, समाज के हित के रखे जो काम करे। क्या भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था है? बोल सकते हैं है। उसको पढ़ेंगे क्यों है भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, ये मत रहिए कि भारत सिर्फ मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत समाजवादी पूंजीवादी दोनों है, लेकिन समझेंगे उसको पहले समाजवादी। क्योंकि हमने पूंजीवादी में देखा कि भैया यहाँ पर सिर्फ निजी लोग काम कर रहे हैं, निजी लोग के पास प्रॉपर। अमेरिका, आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में एक व्यक्ति का सैलरी कितना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का? हार्डली 50 से 60 हजार। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अमेरिका में, इंडिया में कितना इनकम होगा? 50-60 हजार, 1 लाख रुपया। अमेरिका में 5 लाख रुपया पर मंथ, है ना। अभी देख रहे हैं ना, हमारा पैसा का वैल्यू गिरता चला जा रहा है। $1 अभी लगभग 98 के आसपास में हो ही गया है। डॉलर एक के एक है, हमारा पैसा का वैल्यू घटता चला जा रहा है। पढ़ेंगे डॉलर के बारे में।
तो ये चीजें हैं। तो ये प्रॉपर निजी अर्थव्यवस्था है। कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर निजी अर्थव्यवस्था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका, यूएसए। अब आइए समाजवाद। जो समाज के हित में काम करता हो, कहने का मतलब समाज के लिए कौन काम करता है प्रॉपर? सरकार। ठीक है, कैसे काम करके ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने वहां पर देखा, ये जो पेन का उत्पादन है 4 अलग अलग कंपनियां कर रही है। चारों का प्राइस क्या है? अलग अलग, लाभ के उद्देश्य। लेकिन यहां लाभ के उद्देश्य नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्री आता है वो कौन है? चाइना। कैसे? चाइना ने कहा कि भैया ए बी सी डी ये 4 कंपनियां हैं, ठीक है, सभी कोई ये पेन का ही उत्पादन करता है। इसने कहा कि इस पेन का प्राइस होना चाहिए 100 रुपए। तो सब क्या रखेगा? 100 रुपए। बताइए, ये आदेश किसने जारी किया? कौन सी सरकार ने? चीन की सरकार। अगर इससे ज्यादा प्राइस किया तो गोली मरवा दिया जाएगा, क्योंकि चाइना में शुरू से एक ही सरकार है, वामपंथी सरकार, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है ना। एक ही गवर्नमेंट है वहां पर, दूसरा कोई गवर्नमेंट वहां पे मिलेगा ही नहीं आपको। उसने बोला कि सबका प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन ये आदेश कौन दिया? सरकार दिया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा पावर किसके पास है? सरकार। निजी का कोई पावर है? लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा पावर किसके पास था अर्थव्यवस्था को लेकर के? निजी लोग। आप समझ रहे? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। रशिया भी आता है, यूएसएसआर जिसको कहते हैं हम लोग, सोवियत संघ जिसको पहले कहा जाता था। तो ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर प्रॉपर सभी चीजें कौन हैंडल करता है? सरकार। प्राइवेट का यहां पे कोई पावर नहीं है। लेकिन भारत पता है सबसे 2 कदम आगे निकल गया। भारत जुगाड़ू देश है। उसने बोला भैया तुम चला रहे हो पूंजीवादी, तुम चला रहे हो समाजवादी, हम बनाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब कि यहां पे आपका प्राइवेट लोग भी है, प्लस कौन है? गवर्नमेंट भी यहां पे काम कर रही है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझे? यानी अगर इसको हम ऐसे देखें कि जो हमारा भारत है, इस भारत में क्या है? पावर किसके पास है? सरकार के पास। सरकार के पास पावर है, लेकिन सरकार खर्चा नहीं करना चाहती। सरकार खर्चा करने के लिए किसको बोलती है? प्राइवेट लोगों को। यहां पर एक काम चलता है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठेकेदारी का नाम सुने? टेंडर निकालती है कौन? लेकिन काम कौन करता है? प्राइवेट। मतलब यहां पर दोनों चीजें काम कर रही है ना, पूंजीवादी और समाजवादी। तो भारत की बात करें तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा कि सरकार भी काम कर रही है, प्लस जो यहां पे निजी लोग हैं वो भी यहां पर काम कर रहा है। सरकार और निजी, समाजवादी और पूंजीवादी, दोनों मिलकर क्या बन गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया ना। दोनों मिलकर क्या बन गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां पे एक मॉडल जाता है हमारा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? तो भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों है मिश्रित अर्थव्यवस्था? क्योंकि यहां पे सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट लोग भी काम कर रही है। अब आपका यहाँ पे रोड बनना है, सरकार आके तो रोड नहीं बनाएगी। सरकार क्या करती है? हायर करती है ना प्राइवेट कंपनी को, भैया रोड बना दो। तो इसी क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? यहां तक समझ गए? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, निजी लोगों के पास पावर है, ठीक है। समाजवादी में सरकार के पास पावर है, और जब हम यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पावर सरकार के पास है, लेकिन काम कौन कर रहा है? निजी। दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या भारत प्रॉपर पूंजी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है?
प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में भारत क्या पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है? तो बिल्कुल बढ़ रहा है। सुनते हैं ना, भारत में निजीकरण किया जा रहा है ना, रेलवे निजीकरण हो जाएगा आपका, सुनते होंगे, एलआईसी निजीकरण आपका हो जाएगा। इसका मतलब भारत भी अमेरिका बनने का कोशिश कर ही रहा है, धीरे सब चीज प्राइवेट आपका हो ही गया ना। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर यहां तक? अब देखिए, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अभी ये प्रॉपर बेसिक चीज है, ये बस आपको दिमाग में याद रखना है। इसके बाद का जो हमारा क्लास चलेगा नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय बोलते हैं, वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। अभी तक जीएसटी के बारे में नहीं पता लोगों को क्या होता है जीएसटी। अभी भी बहुत बच्चों को नहीं पता जीएसटी क्या है। लेकिन जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, जीएसटी सब क्या होता है आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पहला स्टेट, यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर अर्थव्यवस्था की सारी कार्यभार या सारी कार्यभार प्रणाली निजी हाथों में सौंपी गई है। दूसरा स्टेटमेंट, यह अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लाभ आधारित अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही है। अब आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो समाज के हित के लिए काम करती है, जिसमें प्रॉपर तरीके से सरकार अपना योगदान देती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, यहां पर निजी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है? बहुत कम, है ना। अब आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत प्रेजेंट टाइम में पीपीपी मॉडल पे काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम कर रहा है। इसका मतलब भारत पूंजीवादी पे भी काम कर रहा है और समाजवादी पे भी काम कर रहा है। दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां तक क्लियर हुआ सारा चीज, याद हो गया माइंड में। अब आइए क्षेत्र के बारे में, जिसको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। नाम सुने इसके बारे में? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कभी सुनते होंगे ये सारा चीज। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र? ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। क्या होता है बताइए, हम किसको बोलते हैं क्षेत्र? समझिएगा, बताइए। उसकी कृषि का नाम सुने? बस, मत्स्य पालन, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, मत्स्य, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में यही चल रहा है, मत्स्य, खनन, जो माइनिंग, मतलब जो रॉ मटेरियल बेस्ड हो, कच्चे पदार्थ। प्राथमिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जो कच्चा पदार्थ हमें उपलब्ध करवाता है। क्लियर? मतलब कृषि, आपको रोटी खाना है, रोटी के लिए क्या चाहिए? आटा। आटा के लिए क्या चाहिए? गेहूं। गेहूं कहां मिलेगा? यही ना मिलेगा। आप कुछ भी खाइए, आपने कहा कि सर आज हमको खाना है, ब्रेड खाना है, तो ब्रेड के लिए क्या चाहिए? आटा। पहले आटा मिलेगा ना, और आटा के लिए क्या चाहिए? गेहूं। गेहूं कहां मिलेगा? मतलब जहां पे कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अर्थव्यवस्था। जहां पर आपको मत्स्य, मछली पालन, मतलब खनन वगैरह होता है, ये प्रॉपर आपका कच्चे पदार्थ, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का वह प्रारंभिक व्यवस्था है, वह प्रारंभिक स्टेज होता है जहां पर आपको पहली चीजों को देखना पड़ता है, जैसे कृषि, मत्स्य, खनन। इसी को बोलते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था। अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपने गेहूं का उत्पादन किया, तो बताइए गेहूं किस क्षेत्र में आएगा? गेहूं का आपने उत्पादन किया किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। आपने अभी उत्पादन किया है, याद रखिएगा। अभी ये आटा नहीं बना है, आटा कहां बनेगा? द्वितीय क्षेत्र में। तो गेहूं का आपने क्या किया? उत्पादन किया। चावल का आपने क्या किया? उत्पादन किया। गन्ना का आपने क्या किया? उत्पादन किया। ये क्या कहलाएगा? कृषि क्षेत्र।
तो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, जो किससे संबंधित है? कच्चे पदार्थों से संबंधित है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन। खनन समझते हैं ना? मछली, मछली पालना, ये सभी चीजें प्रॉपर हमारा प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, खनन सुनते हैं ना, जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हैं, जो लोहा लगा, जो आयरन लगा है, ये ऐसे तो नहीं निकला होगा, इसके अलग अलग मटेरियल निकलते। कहां से निकल रहा है? जमीन के अंदर से। तो हम लोग क्या करते हैं? खनन ही तो करते हैं, माइनिंग ही तो करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अर्थ। क्लियर? याद हो गया यहाँ पर? अब ये सब बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, आप कहीं भूलिएगा। अब याद हो गया ना? जब भी पूछेगा अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, हाँ, अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होता है, जहां पर कृषि, मत्स्य पालन, उसका खनन, ये सभी चीजें जुड़ी होती है। पहला चीज। दूसरा नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, कच्चे पदार्थ जहां पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जहां पहला पदार्थ हमें मिलता है किसी भी चीज का, आप शर्ट पहने, इसका पहला पदार्थ धागा होगा, रेशम जो सिल्क होता है उसका कृषि होता है, कहां मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर? आगे बढ़े। अब आइए द्वितीय क्षेत्र में। अभी हमने आपको कहा कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने गेहूं का उत्पादन किया। तो गेहूं किस क्षेत्र में आ गया? गेहूं का इसने उत्पादन किया, प्राथमिक क्षेत्र। अब बोलिए कि इसने लगभग 1000 क्विंटल का गेहूं का उत्पादन किया। अब क्या ये आटा बना पाएगा? इसको नहीं बना पाएगा। तो क्या करेगा? ये बेचेगा ना। किसको बेचेगा? किसको बेचेगा? औद्योगिक को बेचेगा, जिसके पास इंडस्ट्री होगा। तो एक बी नाम का व्यक्ति है, उसने कहा कि भैया ये गेहूं किसको दो? हमको दो। बोला ठीक है। इसने गेहूं खरीद लिया। इसने गेहूं 1500 में, मतलब 1000 क्विंटल है, जिसका प्राइस इसने बोला भैया हम आपसे 2000 रुपए लेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2000 रुपए। बोला ठीक है। इसने क्या किया? इस गेहूं को खरीद लिया। हमने कहा कि चलो 2500 में खरीद लिया इसने, तो 500 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया ना। अब ये गेहूं कहां आ गया? बी के पास। बी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, जिसका नाम है बी निर्माण क्षेत्र। क्या नाम है इसका? बी निर्माण, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री क्षेत्र। अब बताइए गेहूं का यहां पर क्या होगा? गेहूं यहां पर क्या बनेगा? फैक्ट्री में क्या है गेहूं? क्या बनेगा? आटा। पतंजलि आटा बनेगा। नाम सुने? आशीर्वाद आटा, पतंजलि आटा। अब ये आटा बनेगा। तो आटा कहां बन रहा है? विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र किससे संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र। यानी कि आपने पहले वस्तु को लाया, दूसरे में लगाया, यहां पर उसका चेंज कर दिया आपने। गेहूं से क्या बना दिया आपने? आटा बना। कहां पर हुआ? ये द्वितीय क्षेत्र में हुआ। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर? जहां पर वस्तु को चेंज कर दिया जाता है। गेहूं से क्या बन गया? आटा। इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय क्षेत्र। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तृतीय क्षेत्र। ये तो सुने ही होंगे आप लोग। इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या है ये सेवा क्षेत्र? हम आपको क्या दे रहे हैं? सिविल सेवा मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है? सेवा। इसी में आएगा। अभी ए ने क्या किया था? गेहूं का उत्पादन किया। बी ने क्या किया? आटा बनाया। सी क्या करेगा? सेवा लेगा ना इसका। सी किस में आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। अब आटे का रोटी बनेगा, ब्रेड बनेगा, यही सब तो खाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सेवा सेक्टर। जैसे आपका गिग इकोनॉमी, याद रखिएगा, जैसे हमारा गिग इकोनॉमी है, ये सभी सेवा सेक्टर ही तो है, जो सर्विस देता है आपको। आपने खाना ऑर्डर किया, खाना आपके घर में। पहले होटल जाते थे खाना खाने के लिए, अब जाते हैं, अब खाना आपके घर में आ जाता है। इसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। आपको कहीं जाना है, आपने तुरंत रैपिडो बुक किया, गाड़ी मिल गई, आप चले गए। गिग इकोनॉमी इसी का तो हिस्सा है। यही चीजें हमारे पास है, जो तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर आपको सिर्फ सेवा मिलता है प्रॉपर। एम्बुलेंस क्या है? किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में। अस्पताल,
बैंकिंग किसमें आएगा? सेवा क्षेत्र में, जहां पर आपको सेवा दिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्लियर? ये समझ गए? देखिए ये सभी चीजें क्या है, अब इन तीनों में अंतर को देखेंगे। अच्छा, आप लोग पढ़ते होंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? सेवा क्षेत्र का रहता है। लेकिन आपको बता दें कि पहले अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा था जीडीपी में। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान था किसका? प्राथमिक क्षेत्र। फिर बाद में आया सेकेंडरी, अब किसका है? टर्सरी सेक्टर का, यानी कि सेवा सेक्टर का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? सेवा क्षेत्र। अप्रोक्स लगभग 55 से लेकर के 56% का यह अकेले योगदान देता है। कौन? सेवा क्षेत्र। क्लियर? समझे? सेवा क्षेत्र क्या है? जो प्रॉपर आपको सर्विस देता है। और हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? सेवा क्षेत्र तो देता है ना। सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है जीडीपी में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? यही तो देता है सेवा क्षेत्र। ये समझ में आया कि ऊपर गया? समझ में आ गया ना? देखिए बहुत इजी वर्ड है ये सभी चीजें, बस बोले डिफिकल्ट बना दिया जाता है इसको। ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हम लोग समझ गए, ठीक है। सूक्ष्म, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है ना, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। फिर हमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हमने पढ़ लिया। क्लियर? अब आगे बढ़े, और जिनका कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अब आइए उत्पादक के कारक, उत्पादक के कारक, अब ये सभी चीजें लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे हम लोग। अब आते उत्पादक के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे मान के चलिए हमें इस पेन का उत्पादन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए ना। हवा में तो नहीं बनाएंगे फैक्ट्री। उसके बाद क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए ना। उसके बाद क्या चाहिए? पैसा। उसके बाद उद्यमी, मतलब आप जो पैसा लगाए, उद्यमी हम लोग एंटरप्रेन्योर, जो पैसा आपने लगाया आपको प्रॉफिट भी तो चाहिए। आपने अगर ये पेन का उद्योग लगाया, पेन का इंडस्ट्री लगाया, ऐसे तो नहीं लगाया आपने, प्रॉफिट के लिए लगाया होगा आपने, लाभ के लिए आपने लगाया होगा। मतलब उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये समझिए। हमें उत्पादन, जैसे आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, हमने कहा पढ़ने के लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं? पेन, कॉपी, क्लासेस, नोट्स, यही चाहिए ना, ये आपके कारक। वैसे ही उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि मतलब जैसे आपने भूमि लिया होगा, इस भूमि के लिए आप बाद में क्या दीजिएगा? किराया वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे आपने यहाँ पे भूमि लिया और भूमि का आप किराया देते हैं ना, रेंट। आपने जहाँ फैक्ट्री लगाया होगा उसका रेंट देते हैं ना। उत्पादन, भाई जब आपने जमीन लिया तो रेंट पे लिए होंगे, किराया आप देते हैं। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे श्रम लगाएंगे, तो श्रम के लिए श्रमिक को आप क्या देते हैं? आय देते हैं ना। जो श्रमिक आपके यहाँ काम करेगा, मजदूर, उसको क्या दीजिएगा? पैसा, यानी कि आय। ठीक है। उसके बाद अब उत्पादन बढ़ रहा है, आपने खर्चा कितना किया, क्या नहीं किया? पूंजी। आपने कहा कि भैया हमने क्या किया, 2 लाख रुपए पूंजी लगाया है। सुनते हैं ना, अरे भैया मेरा इतना का पूंजी लगा हुआ है। तो कितना का पूंजी लगा हुआ है? 2 लाख का पूंजी लगा हुआ है। अब उद्यमी का मतलब होता है फोर्थ पॉइंट में, लाभ कितना मिलेगा, लाभ क्या है, नहीं है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस। क्योंकि आपने जब कोई फैक्ट्री लगाया होगा तो ऐसे तो नहीं लगाया होगा आपने, लाभ के उद्देश्य से तो लगाते हैं ना फैक्ट्री वगैरह। कैसी लगा देते हैं? लाभ के उद्देश्य से तो लगाते हैं ना फैक्ट्री, कि हमें प्रॉफिट हो, ये हो। तो इसी को बोलते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब ये सभी चीजें जब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, वहां पर ये सभी चीजें क्लियर होती है कि कहाँ लगाया आपने भूमि, पैसा कहाँ पे खर्च किया। तो उत्पादन के 4 कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और क्या हो जाएगा हमारा? उद्यम।
क्लियर? अब लिख लीजिए, यहां तक कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। लास्ट कहां तक लिखे थे? समाजवादी लिख लिए थे। अब लिखिए, समाजवादी लिख लिए थे। लिखिए, ये हो गया था। लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से, यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से, यह अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निजी हाथों में, निजी हाथों में रहती है, निजी हाथों में रहती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। जैसे अमेरिका, जापान, जैसे अमेरिका, जापान। क्लियर? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? किसके लिए काम करता है? सिर्फ लाभ के लिए। निजी अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल में कौन सा देश आ जाएगा? अमेरिका, जापान। बहुत सारे देश है, लेकिन प्रॉपर ये एग्जाम्पल हमें सेट हो जाना चाहिए। अमेरिका और जापान क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखिएगा। इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य समाज के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य किया जाता है, समाज के हित के लिए कार्य किया जाता है। यहां निजी हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यहां निजी हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यहां निजी हस्तक्षेप बहुत कम होता है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा? चीन। ठीक है, समझ गए? मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका हाथ नहीं होता है? निजी अर्थव्यवस्था का हाथ बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखिए, यहां समाजवादी और पूंजीवादी, यहां समाजवादी और पूंजीवादी, यहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का पीपीपी मॉडल, इसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? ये समझ गए? अच्छा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि इसको लिखवाना पड़ेगा। ये बेसिक चीज जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। प्राथमिक कृषि, मत्स्य खनन, काम खत्म। कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल, हो गया। कीवर्ड याद रखे ना, काम हो जाएगा आपका। द्वितीयक औद्योगिक
विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होता है, गेहूं आटा कहां बनेगा, कारखाना में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है। अगर आपसे पूछेगा बताइए औद्योगिक किस क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्लियर। आपसे पूछेगा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु का अंतिम स्वरूप कहां पर दिया जाता है, कच्चे माल का अंतिम स्वरूप कहां पर बनता है, द्वितीय क्षेत्र में। वहां तो वो करते हैं ना हम लोग, जैसे गेहूं से आटा बना, ठीक है, अब आटा बन गया, एक कंपनी ने क्या किया, इस आटे से ब्रेड बना दिया। अब क्या ब्रेड से कभी आटा बन सकता है, नहीं ना, तो ये अंतिम स्वरूप मिला ना। तो अंतिम रूप से वस्तु कहां तैयार होता है, द्वितीय क्षेत्र में, अंतिम रूप से। ये स्टेटमेंट पूछा गया एग्जाम में कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो अंतिम रूप से किस अर्थव्यवस्था में वस्तु का अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाता है, अंतिम रूप दिया जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, द्वितीयक क्षेत्र। समझे कि नहीं समझे। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि गेहूं, गेहूं बन गया आटा, आटा कहां बना, द्वितीयक क्षेत्र में बना। आटा कहां बना है, द्वितीयक क्षेत्र में। अब यही आटा का ब्रेड बन गया, द्वितीय क्षेत्र में ही बनेगा ना। ब्रेड के लिए प्रॉपर एक फैक्ट्री होगा, और फैक्ट्री किसमें आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये बन गया। तो वस्तु का अंतिम स्वरूप भी कौन देता है, द्वितीय क्षेत्र। भाई तृतीय तो सेवा देता है ना, दुकानदार क्या देता है आपको, सेवा ही तो देता है। भैया एक पैकेट ब्रेड दे देना, लो भैया ब्रेड, काम खत्म। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, तो प्राथमिक द्वितीय समझ गए, क्लियर। तृतीय सेवा क्षेत्र है, इसी में आपका आता है गिग इकोनॉमी, अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी आपको हमने बताया ऑरेंज इकोनॉमी, आज जाके सर्च कीजिएगा ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में, आपको पता चल जाएगा। इस बार के बजट में लाया गया ऑरेंज इकोनॉमी। हमारी जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए है, जो अपना योगदान दे रहे अर्थव्यवस्था में, उनके लिए। आने वाले समय में हमारे यहाँ आएगा एआई इकोनॉमी, नाम सुने हैं इसका, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आने वाला है। ग्रीन इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, अभी प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। अब बोलिएगा ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होता है, जैसे अब आप पेमेंट वगैरह करते हैं ना, फोन पे यूपीआई वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है। अब जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई में, क्लियर, आपने थर्ड पार्टी गूगल पे आपने यहाँ पर डाउनलोड किया, गूगल पे नाम सुने हैं इसका, आपको दुकानदार को देना है 100 रुपए। तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल पे गूगल पे फोन पे अपलोड किया, तो आपके पैसे को ट्रांसफर कौन कर रहा है, गूगल पे। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जो बीच का मीडिएटर होता है। आपका अकाउंट किससे मर्ज हो गया है, गूगल पे से, फोन पे से, हर कोई कर सकता है ना मर्ज, ये तो बहुत आसान, आप लोग सब यूटिलाइज करते होंगे, यूज करते होंगे। ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी नाम सुने इसका, अभी चल रहा है ना प्रॉपर। सोचिए कितनी सारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रकार की है। अर्थव्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती, अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है। अभी आपने पढ़ा ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसे ही भारत में अभी चल रहा है कौन सी अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। ये सभी वर्ड है, ये सभी वर्ड लिख लीजिए प्रॉपर कॉपी में, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती है। जैसे 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 गिग इकोनॉमी, यानी कि गिग अर्थव्यवस्था, जैसे गिग अर्थव्यवस्था, कॉमा डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल, डी आई जी आई टी ए एल, डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, कॉमा प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म, पी एल ए टी एफ ओ आर एम, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी,
कॉमा ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी आदि जैसी अर्थव्यवस्थाएं होती है, आदि जैसी अर्थव्यवस्थाएं होती है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एकदम बहुत बेसिक इकोनॉमी, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे जो हमारा प्रॉपर जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना, ये चीजें और ब्रॉड हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी हार्ड नहीं है, वर्ड अगर समझ में आ गया आपका काम हो जाएगा। अभी लास्ट में आपको एक दो क्वेश्चन भी करवा देंगे आज, आपको दिखा दे क्वेश्चन कैसे हम सीखेंगे यहाँ पे, तब आपको समझ में आएगा कैसे हम काम कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब एक और हेडिंग लिख लीजिए, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। लिखिए पहला, उत्पादन के चार कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। मतलब आपको उत्पादन के लिए ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए, बिना इसके आप कर सकते हैं? बिना पेन के, बिना कॉपी के, बिना बुक के आप पढ़ाई कर सकते हैं? बताइए, ये तो कोई नहीं कर सकता। ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, इसी को बोलते उत्पादन के कारक। अब धीरे धीरे ये सभी आगे चल के यूटिलाइज होगा टॉपिक में, कैसे हम यहाँ पे भूमि ला रहे हैं। अब सरकार को लगाना है फैक्ट्री, क्या चाहिए उसके लिए? भूमि। आपको लगाना है फैक्ट्री, क्या चाहिए आपको? भूमि। क्या चाहिए? श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब यहां पर एक और टॉपिक आता है, आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब एक व्यक्ति का आय किसी का व्यय बन जाता है। मतलब समझे? क्या आपका इनकम, आपका आय किसी का व्यय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? या आपका व्यय किसी का आय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यही है सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे समझिए कि इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मानिए एक ए नाम का व्यक्ति, इसका परिवार है, जैसे ये परिवार वाले लोग, ठीक है, ये परिवार के लोग, ये क्या करते हैं, इनको वस्तु चाहिए ना उपभोग करने के लिए, है ना? तो मतलब ये वस्तु का उपभोग करेंगे। जैसे क्या लिखा है, उत्पादक के कारकों के स्वामी वस्तु और सेवाओं को क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो बताइए ये जो वस्तु का उपभोग करेगा, क्या फ्री में करेगा? पैसा देगा। अब ये वस्तु इसको कहां से मिलेगा? दुकान वगैरह से मिलेगा। तो इसने क्या किया, दुकानदार को पैसा दिया, मतलब इसका इनकम, इस ए का जो आय है, अब क्या बन गया? व्यय, खर्च बन गया ना? नहीं बनेगा। आपने इनकम कमाया, आपने पैसा कमाया, खर्च कीजिएगा नहीं कीजिएगा, तो आपका व्यय बन गया। आपका इनकम अब क्या बन गया? व्यय बन गया। लेकिन दुकानदार के लिए क्या बन गया? आय। बना कि नहीं बना? फिर से समझिए, जैसे अब ये एक व्यक्ति है, इसको आय मिला, इसने आय को क्या किया? खर्च किया वस्तु के ऊपर। अब जिस पर ये खर्च किया, जिस पर व्यय किया, मेरे पास हम दुकानदार है, हमको दिया, बोला बोला भैया हमको ये पेन चाहिए, ठीक है, आपने व्यय किया। तो ये जो खर्च है, ये जो व्यय है, क्या किसी दूसरे व्यक्ति का आय बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब फिर ये जो व्यक्ति पेन दिया होगा, ये व्यक्ति भी तो किसी से पेन खरीदा होगा। अब ये आय उस व्यक्ति का व्यय बनेगा कि नहीं बनेगा? अगले वाले का आय बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तो है आय का चक्रीय प्रभाव, कि आपको वस्तु चाहिए, वस्तु कहां मिलेगा? फैक्ट्री में, है ना? फैक्ट्री फ्री में तो उत्पादन नहीं कर रही है,
उसके लिए क्या चाहिए? उसको लैंड चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। मतलब ये सभी उत्पादन के कारक हैं। प्लस क्या बन गया हमारा? एक फॉर्म बन गया, एक फैक्ट्री बन गया। अब जब ये फैक्ट्री बना तो क्या बनाया? वाहन बनाया ना आपके लिए किताब बनाया, आपको स्वास्थ्य देगा, सब चीज देगा। तो आप क्या करें? यूटिलाइज कीजिएगा। और ये लगातार चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा ना, लगातार चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका जीवन ना खत्म हो जाए। इसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। बस याद रखिएगा, इस पे इतना दिमाग नहीं लगाना है। आय का चक्रीय प्रभाव का मतलब क्या है? कि आज आपका पैसा किसी और के पास चला जाएगा और उसका पैसा किसी और के पास चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रभाव। क्लियर? ये समझ गए सारा चीज? मतलब प्रॉपर ये सभी चीज आपको नोट्स में मिलेगा। जो आपको नोट्स मिलेगा ना यहाँ से, उसमें हैंड सारा चीज लिखा हुआ है प्रॉपर, हर एक चीज। क्लास में बस इस चीज को समझिए, क्योंकि ये बेसिक चीज जो प्रॉपर हमें पता होना चाहिए। इसकी जो हमारा नेशनल इनकम चलेगा, आगे बढ़िएगा तो आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आयकर, ये सब क्या होता है, ये सभी चीजें प्रॉपर हम देखते हैं क्लासेस। तो ये चीजें समझ गए, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए, कुछ पॉइंट और आता है हमारे पास। अब हमारे यहाँ समस्याएं क्या क्या है? उत्पादन क्या करे, फिर कितना उत्पादन करे, और कैसे उत्पादन करे। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर लागू करते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा समस्या क्या है? क्या पढ़े? सोचिए, देखिए, क्या पढ़े, कितना पढ़े, और लास्ट में कैसे पढ़े। समस्या है ना? अब ये समस्या भी किसके लिए? देश के स्तर पर भी है। कैसे? कैसे? ध्यान दीजिए। जैसे उत्पादन, मतलब सरकार किस चीज का उत्पादन करे, कौन सी वस्तु का? आवश्यक वस्तुओं का या विलासिता वस्तुओं का? ये समझते? विलासिता नहीं समझते? वही नशा वाला वस्तु, नशा वाला वस्तु जो होता है उसी को बोलते हैं विलासिता, जिसका यूटिलाइज करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, बस संतुष्टि मिलता है। नशा करने से तो फायदा होता है, लेकिन क्या मिलता है? संतुष्टि। तो बताइए, सरकार किस पर क्या उत्पादन करेगा? आवश्यक या विलासिता? आवश्यक। जैसे गेहूं, चावल, रोटी, अनाज, ये सभी चीजें हैं। कपड़ा, घर, ये आवश्यक चीजें हैं ना। रोटी, कपड़ा, घर, मकान क्या आवश्यक चीजें हैं? या चरस गांजा? रोटी, कपड़ा और मकान। तो आवश्यक वस्तुओं पे सरकार क्या करेगी? खर्च करेगी ना। तो सरकार को डिसाइड करना है कि भैया हमें उत्पादन क्या चीज करना है, मतलब कौन सी वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है। क्लियर? तो सरकार को उत्पादन किस चीज पे करना चाहिए? जो हमारे लिए आवश्यक है। विलासिता पे हमें नहीं करनी चाहिए। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। कितना उत्पादन करेंगे, मतलब ये कह रहा है डिमांड के अनुसार कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। मतलब जैसे अगर गेहूं का उत्पादन हम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब डिमांड भी तो ज्यादा है। जैसे हमने कहा चावल, या फिर हम लेते हैं रोटी। अब हमारे पास रोटी है और ब्रेड है, तो बताइए सबसे ज्यादा उपयोग किसका होगा? रोटी या ब्रेड का? खुद बताइए। अब आप लोग अर्थशास्त्री बन गए। रोटी क्यों? सबको को चाहिए ना, ये बेसिक चीज है ना। ब्रेड हर कोई नहीं खा सकता है, रोटी सब कोई खा सकता है। इसका मतलब क्या है? मांग जिसका ज्यादा हो, रोटी का मांग ज्यादा है, रोटी हर कोई खा सकता है, गरीब अमीर सब खाता है। ब्रेड गरीब खा सकता है, जल्दी नहीं खा सकता, महंगा आता है। 7 रुपए में आपको एक रोटी मिल जाता है, 5 रुपए मिल जाता है। ब्रेड एक 30 रुपए में मिलता है। अंतर है कि नहीं दोनों में? तो ये चीजें यहां पर दिख रहा है। तो मतलब समझिए, कितना उत्पादन करें, जितना डिमांड हो। जो आवश्यक चीजें हैं इसका डिमांड ज्यादा है, तो किसका उत्पादन होना चाहिए? गेहूं का। किसका उत्पादन, किसका डिमांड ज्यादा है? रोटी का। तो उसके हिसाब से किसका डिमांड, किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होना चाहिए? गेहूं का। क्लियर? इसका मतलब ये चीजें हैं उत्पादन के क्षेत्र। समझे? तो सबसे पहले चीज, आवश्यक चीजों को उत्पादन करना है। ठीक है, उसके बाद कितना करना, उत्पादन करना है,
इसके हिसाब से हमें देखना है कितना डिमांड है। जैसे गरीब जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उसके लिए रोटी चाहिए ना, रोटी जरूरी होता है, तो हमें गेहूं का उत्पादन ज्यादा करना है। क्लियर? ये सब एग्जाम में नहीं आता, बस बेसिक चीजें हैं। एग्जाम में यहाँ से 2 ही 3 चीज आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपने जो पढ़ा होगा यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यही से क्वेश्चन आता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन हमारे पास, क्योंकि डेमो क्लास है जहां पर प्रॉपर चीजों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, कैसे उत्पादन कर। अभी हमने आपको बताया उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए, श्रम चाहिए कि नहीं चाहिए, पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए, लागत वगैरह लगेगा, कितना उत्पादन, ये सभी चीजें चाहिए। तो मतलब कैसे उत्पादन करना है, आपने सरकार ने कह दिया कि भैया हमको गेहूं चाहिए तो चाहिए, अरे भैया गेहूं के लिए जमीन भी तो चाहिए, है ना। तो ये चीजें, तो यहां तक आप लोग समझ गए प्रॉपर चीजें। मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या क्या है, क्या उत्पादन करना है, तो हमें क्या उत्पादन करना चाहिए, आवश्यक वस्तुएं। अच्छा ये बताइए, ये जो विलासिता वस्तुएं हैं, क्या सरकार को ये पैसा नहीं दे रही है, इनकम? बताइए, विलासिता वस्तुएं सरकार को इनकम दे रही कि नहीं दे रही है? जैसे बिहार में क्या है, शराब बंद है, बिहार नुकसान में है कि नहीं है ना। तो ये भी चीजें जरूरी है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के। लेकिन फिर भी ज्यादा उत्पादन किसका करना चाहिए, आवश्यक वस्तु। ठीक है, इनकम देता है, लेकिन आजकल इसका दौर चल रहा है, ठीक है। अब वही है, मांग किसका ज्यादा होगा, एंड लास्ट में कैसे उत्पादन करना। तो ये सभी चीजें हम बेसिक के रूप में हम पढ़ते। तो ये था प्रॉपर जो पहला क्लास था, यहां पर हम सिर्फ ये जाने अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थशास्त्र क्या होता है, पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है, मिश्रित क्या है, इन सभी चीजों को हमने यहां पर जाना। अब यही प्रॉपर अब आपको बेसिक लेवल पे जो सबसे एडवांस वर्जन में आता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय, सुनते होंगे आप लोग। अब धीरे धीरे करके ये सभी टॉपिक हमारा यूटिलाइज, तो अब इन सभी चीजों को प्रॉपर रूप में हम यहाँ पर क्लास में बात करें। तो क्वेश्चन करना चाहेंगे, 1-2 क्वेश्चन बीपीएससी टाइप से जो पूछा था, तो लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन आता है लिखिएगा। पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, लिखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में, वर्तमान में पूंजीवादी, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है, अग्रसर है, ऐसे होता है, अग्रसर है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिएगा, चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था समाज आधारित अर्थव्यवस्था है, समाज आधारित अर्थव्यवस्था, समाज आधारित अर्थव्यवस्था, समाज आधारित अर्थव्यवस्था है। लिखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन ए लिखिएगा केवल एक, केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, सॉरी ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन सी में लिखिएगा एक और दो, एक और दो दोनों कर दीजिएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
क्या बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है? तो बताइए इसमें क्या आंसर इसका हो सकता है? सी। क्यों सी आंसर होगा? सही है। अच्छा देखिए, जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या अरे नहीं भारत तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी कैसे होगा? गलत है ये बात। भारत अग्रसर का मतलब क्या था? चल रहा ना उसी रास्ते पे। तो मतलब क्या है? यह प्रॉपर हमारा स्टेटमेंट सही है। और चाइना क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा आप सोचिए, अगर यहाँ पे चेंज करता इनमें से कौन सा कथन गलत है, तब आंसर क्या होता? इनमें से डी होगा था ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या बोला, कौन सा कथन गलत है, कौन सा आपको असत्य कथन का चयन करना है, जबकि दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये और हार्ड होगा। एकदम प्रॉपर बीपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पैटर्न पे आप क्वेश्चन यहाँ पे कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि हम पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे हमको करना है, ऐसे काम करना है। ये चीजें हैं यहाँ। तो ये प्रॉपर हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर सभी चीजें समझ में आई। भाषा ठीक लगा? प्रॉपर एकदम आसान भाषा में हम आपको डिलीवर किए हैं। भाषा के लिए आपको कहीं जाना नहीं, बहुत और भी इजी लैंग्वेज में ये चलेगा आपका। सभी चीजों का प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा, हर चीज मिलेगा आपको। मतलब भरोसा कीजिए, आपको हर चीज हर तरीके से अच्छे से आपको मिलेगा। क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे हम लोग प्रॉपर, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन अभी आपने किया, ये और हार्ड लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट आपको हम यहाँ पे कम से कम 7 टाइप से क्वेश्चन बताएंगे, कैसे क्वेश्चंस करना है, जहां पर यूपीएससी पैटर्न बीपीएससी पैटर्न दोनों क्वेश्चन चलता है। 7 तरीके से क्वेश्चन करना सिखाएंगे आपको। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पर बात करें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।